नमस्कार। तकरीबन 49-50 वर्ष हो गए कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल में कभी सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग वेस्ट बंगाल में हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े, चाहे उनकी विधायक के रूप में संख्या ना हो और चाहे विधायक के रूप में कभी संख्या नहीं, लेकिन देश की एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी या तो सत्ता में है या मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है। और दिल्ली में भी अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कोई पार्टी जानी जाती है जिसके मुख्य विपक्षी करके नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, सबसे बड़ी पार्टी। वेस्ट बंगाल की परिस्थितियाँ अलग हैं, पर वेस्ट बंगाल से जो पार्टी सत्ता में आई है उसकी मूल विचारधारा भी कांग्रेस पार्टी से निकल कर गई है। जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में हुआ करती थी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर वहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रही और तरह तरह के पदभार उन्होंने संभाले। मूल रूप से अगर देखा जाए, उन्होंने वेस्ट बंगाल की सत्ता संभाली और वेस्ट बंगाल की सत्ता संभालने के बाद वो 15 साल से सत्ता में। जो पार्टी 15 साल से सत्ता में हो, वो पार्टी किस प्रकार से अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। निश्चित रूप से 15 साल बाद अगर आप परिवर्तन के रूप में यहाँ देखना चाहते हैं तो वो खास परिवर्तन नजर नहीं आया। 34-35 साल कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ सत्ता में शासन रहा और 50 साल से कांग्रेस पार्टी के नेता एक ही बात करते रहे। अगर इस प्रदेश में और इस देश में अगर विकास कभी हुआ है और इस लोकतंत्र को किसी ने मजबूत दिया है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई आशाएं होती है, विश्वास होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। और विश्वासघात किस रूप में हुआ है? जिस सादगी से वो सत्ता में आई थी, लेकिन उनके नीचे जिस प्रकार का सिंडिकेट बना है, हर काम के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, चाहे वो बिल्डिंग बनानी हो चाहे कुछ और बनाना हो, आप बताइए कि उनसे ही मटेरियल लेना पड़ेगा। तो ये सिंडिकेट इस बात को इंगित करता है कि जो ममता बनर्जी है उनका अपने कार्यकर्ताओं पर कहीं ना कहीं पकड़ ढीली हुई है और लोगों का वो उनके कार्यकर्ता शोषण कर रहे हैं। कई कांड यहाँ हुए, नारदा का कांड हुआ, शारदा का कांड हुआ और 26,000 जो टीचर आपके सिलेक्ट हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये गलत था और इसमें जो मंत्री इन्वॉल्व थे उसके घर से भी 55 करोड़ रुपया मिला, तो आप ये बता सकते कि भ्रष्टाचार की सीमा पर है। 15 साल में उस भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही होगी। मेरा ये मानना है कि पहली बार 20 साल के इतिहास में कांग्रेस ने 294 प्रत्याशी 294 सीटों पर खड़े किए हैं। ये जनता को तय करना है कि जो देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो 294 सीटों पर उस विचारधारा को आगे लाएगी जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी जातियों का सम्मान होता है। वहाँ सिर्फ इंसानियत देखी जाती है और इंसानियत का प्रतिनिधित्व पर कोई पार्टी की विचारधारा करती है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
जब भी वेस्ट बंगाल का मतदाता वोट डालने जाएगा, वो अपने ध्यान में एक बात रखिए, प्रदेश कभी नारों से नहीं चलता, प्रदेश में विकास की गति देनी पड़ती है। भावनाओं से प्रदेश नहीं चला करते, क्षेत्रवाद से प्रदेश नहीं चला करते। आपको वेस्ट बंगाल में कैसे विकास करवाना है, तो ये जो 294 प्रत्याशी कांग्रेस के खड़े हैं, इसमें उनको ये सोचकर वोट डालना है जब भी वो वोट डालने जाएंगे कि इस बार हम देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वोट डालने जा रहे हैं। चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 20 साल बाद फिर दोबारा से प्रयास किया है कि जिनके साथ हमने अलायंस किया वो कांग्रेस पार्टी को धोखा दे देंगे। आज अपने पैरों पर जब खड़ा होकर हम बंगाल की जनता के पास जा रहे हैं, तो ये विश्वास दिलाने हम आए हैं कि प्रदेश में विकास की नई गंगा बहेगी। हमारे प्रदेश के नेताओं ने चार्जशीट भेजी है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल की जनता वोट डालेगी। दूसरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, जो वेस्ट बंगाल में अभी विपक्षी पार्टी बनी, मैं उस प्रदेश से आता हूं जहाँ भारतीय जनता पार्टी से हमें निपटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। वो नारे भी बहुत अच्छे देती है, वो सपने भी बहुत अच्छे दिखाती है, लेकिन जब कार्य करने की संस्कृति की बात आती है तो वो जो सपने दिखाए होते हैं वो नजर नहीं आते। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी यहाँ अन्याय होगा, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। आप पत्रकार बंधु हैं, आप कंपेयर कीजिए कि 3 पार्टियां हैं, एक पार्टी जो है जो सत्ता में है, दूसरी जो है केंद्र में सत्ता में, और तीसरी पार्टी हमारी है जो सिर्फ देश की सत्ता के लिए काम नहीं करती, देश की सेवा के लिए काम करती है। इनमें भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखोगे तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, सत्ता में है, लगातार सत्ता में आ रही है। एक बात मुझे आप बताइए, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए किया? आप फेडरल स्ट्रक्चर्स में रहते हो, संघीय ढांचे में रहते हो, एक भी मुझे प्रोजेक्ट आप बताइए जो आपके लिए दिया हो। क्या ऐसा कारण है कि जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, 70 के करीब उनके एमएलए जीत कर आए हैं, क्यों वेस्ट बंगाल के लोगों का ये अधिकार नहीं बनता कि केंद्रीय बजट में उन्हें कुछ वेस्ट बंगाल के लिए भी देना चाहिए? 12 साल में आप देखिए, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ चले हैं, जिस प्रकार के भी प्रोजेक्ट आप यहाँ चले हैं, जिस प्रकार के भी प्रोजेक्ट यहाँ चले हैं, और वेस्ट बंगाल से तो हमारे रेलवे मिनिस्टर्स हमेशा कांग्रेस पार्टी के यहाँ से होते थे, और मिनिस्टर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के होते थे। वो सब केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब के चले। मनरेगा एक ऐसी योजना है जो श्रीमती सोनिया गांधी जी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच से निकली थी। ये एक ऐसी योजना थी कि हर घर द्वार में हम रोजगार दें, लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उस मनरेगा को डिमांड ड्रिवन से बजट बदल दिया गया, यानी कि पहले जो पंचायत के प्रधान या जिला परिषद के मेंबर बजट की मांग करते थे, गांव के हिसाब से तालाब बनाते थे, सड़कें बनाते थे, छोटा मोटा काम करते थे, वो रोजगार की गारंटी योजना थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस मनरेगा की आत्मा को भी समाप्त कर दिया है। लाखों लोग वेस्ट बंगाल में मनरेगा के तहत कार्य करते थे। क्यों ये योजना लाई गई थी? ये कांग्रेस पार्टी ने इसलिए योजना लाई गई थी ताकि गांव में रहने वाले एक आदमी को कम से कम 120 दिन का रोजगार उसके हाथ में मिले।
और ताकि वो घर में बैठकर अपने घर में बैठकर रोजगार कमा सके। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वेस्ट बंगाल के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय मनरेगा को बदल कर उसकी आत्मा को खत्म करके बीवी राम जी के नाम से जो योजना लाई है वो डिमांड ड्रिवन नहीं है, वो गारंटी योजना नहीं है। तो इस प्रकार तो भारतीय जनता पार्टी की 12 साल में जो सरकार है वो कर रही है। तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, सिंडिकेट है, और किस प्रकार से वो आम आदमी का भी शोषण करने लगी है। अपने को आम आदमी वाली पार्टी बताने वाली 15 साल में जो कांग्रेस की विचारधारा से निकली थी, आज उस भ्रष्टाचार के दलदल में दबी पड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 20 साल बाद कांग्रेस ने 294 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े किए। शुरुआत है, इसका ये मतलब नहीं है कि ताकत नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में होती है। शुभंकर सरकार जी और मैंने इकट्ठे काम किया है। ये कितने साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज उन 294 जो प्रत्याशी है कांग्रेस को, उसको ताकत देने का कोई काम कर सकती है तो वेस्ट बंगाल की जनता कर सकती है, और जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर सकते हैं 294 विधायक को, तो वेस्ट बंगाल की जनता कर सकती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं सर। कोई इवल नहीं है। लोकतंत्र में तीनों पार्टियां चुनाव लड़ती है, और तीनों पार्टियों में हम तो ये कहेंगे कि इस बार जनता किसी लेसर इवल बिगर इवल को ना देखे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी एक एक वोट उसके लिए पड़ेगा, वो वेस्ट बंगाल का भविष्य आने वाले में लिखेगा। सर, आसाम, केरला, इसका इलेक्शन के बारे में आपका प्रेडिक्शन क्या है? आसाम और केरला के बारे में आपका कोई प्रेडिक्शन है? मैं भविष्य वक्ता नहीं है, ये तो मशीन में है। सर, भाजपा कह रहा है कि वो सोनार बांग्ला करेंगे, लेकिन विधान आयोग के टाइम में जो इधर का डेवलपमेंट हुआ था उसको ही सोनार बांग्ला कहा जाता था। सोनार बांग्ला कहाँ कहेंगे? यहाँ तो मनरेगा बंद कर दी, जहाँ सबसे ज्यादा रोजगार नहीं, वो कहने का वो नहीं है। अभी वो बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का टाइम में विधान तो कब बनाएंगे? 12 साल से तो सत्ता में हो गए हैं, कब बनाएंगे? और यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी भी होगी है। नारे और सपने बेचने से नहीं होगा, जमीनी हकीकत में होना चाहिए। अगर वो वेस्ट बंगाल में सोनार वेस्ट बंगाल बनाना चाहते थे तो कोई योजनाएं तो देते हैं यहाँ केंद्रीय बजट में। 12 साल में तो कोई ऐसी योजना नजर नहीं आई है। सर, बीजेपी कहना है डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी भी थी, केंद्र में वहाँ भी थी। वहाँ डबल इंजन की सरकार ने विकास नहीं करवाया, वो जनता ने उन्हें बदल दिया। और जो बोलते कि हम फ्री वीज नहीं बांटते, चुनावों से पहले 5000 करोड़ की फ्री वीज बांटी, रेवड़ियाँ बांटी, लेकिन हिमाचल की जनता ने वहाँ कांग्रेस पार्टी को लाया। सर, कल अपोजिशन ने एकजुट होकर देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। एक होती है इंटेंट, नियत। जब नियत में खोट हो और उसका राजनीतिक लाभ के लिए कोई बिल लाया जाए जो एक्ट ना बन सका, लेकिन उसको एक्ट बनाने की जरूरत क्या थी? 2023 में आपने मेजॉरिटी से एक बिल को पास किया जिसमें कहा कि 33% रिजर्वेशंस मिलेगी। जब उस एक्ट को पास कर दिया, पिछले 16 अप्रैल को आप उसकी नोटिफिकेशन करते हैं एनफोर्समेंट करने की, लागू करने की, और उसी समय आप विधानसभा का पार्लियामेंट का सेशन बुलाते हैं कि हम इसमें सीट्स इंक्रीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं 2029 से हो। आपको अमेंडमेंट क्या लानी चाहिए थी, वो तो अलग बात है, लेकिन आपने ये सोचते हुए भी सभी ऑल पार्टी से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की। सभी ऑल पार्टी ने क्या कहा
कि अभी चुनाव का समय है, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, उस पार्टी ने कहा चुनाव का समय, चुनाव के बाद हम मिल बैठ कर इस पर विचार कर सकते हैं, फिर भी नहीं माने। तो इनसे उनकी इंटेंट मंशा का पता चलता था कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की उन्होंने बात की है। सर उनको तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वुमेन रिजर्वेशन में वुमेन के खिलाफ बोलने की जो बात करते हैं, जो आज कहते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जब महिलाएं हमारे पर्दे में थोड़ा रहती थी, सर पर पल्लू ढक के रहते थे। उस समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, यूएलबीज में, जो नगर पंचायत, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, बीडीसी मेंबर, सब में 33% का अगर रिजर्वेशन का राइट किसी व्यक्ति ने दिया तो श्री राजीव गांधी ने उस समय दिया, आज से 35 साल पहले। तो महिलाओं के सबसे ज्यादा अगर संरक्षक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। ये कहना कि राजनीतिक लाभ के लिए आज ये बात कह रहे हैं वो गलत है। सर उनको तो पता था भाजपा को कि उनको 2/3 बहुमत नहीं है, तो क्या विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये किए थे? मैंने तो पहले कहा जब नियत में खोट हो, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे थे, जब नियत ही साफ नहीं थी। आपका बिल पास बनकर एक्ट बन चुका है, एक्ट को एनफोर्समेंट कर दिए, ये तो बिल था, इस पर तो चर्चा की गई, फिर लाने की क्या जरूरत है? ये भी पहली बार हुआ है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं और उनको कहा गया कि हम बिल पर चर्चा करेंगे। अरे भैया 5 महीने के बाद आप नेक्स्ट सब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, अपनी चर्चा करते और उस समय करते। तो जो चीज़ राजनीतिक लाभ के लिए लाई जाए वो सेवा भाव नहीं होती, उसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात नहीं है। ये सब मैं कहना चाहता हूँ। सर सुप्रीम कोर्ट ने जो SIR पे ऑर्डर दिया है, अभी सर 27 को दोनों केसेस के फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट में चलने वाले हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एंड मोमेंट तक वोटर लिस्ट का चेक नहीं होना और उनकी ऑफिशियल लिस्ट आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसका क्या है? देखिए अब सुप्रीम कोर्ट पर जो ऑर्डर आया है SIR के मामले, राजनीतिक लाभ के लिए कई वोटों को काटा जा रहा है जो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है तो उसको आप देखिए। तो मेरा कहने का मतलब कि SIR किस चीज़ के लिए होना चाहिए और चुनावों से पहले क्यों होता है? हर समय हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होता है तो उससे पहले क्यों होता है? SIR होना चाहिए कि इस चुनाव को खत्म हो जाता है उसके बाद कर लेते। लेकिन हर चीज़ में राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है और उस मुद्दे में हथियार है, ED है, CBI है, SIR है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का। थैंक यू। और any other questions?